नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू आइस में। हम इंटरनेशनल लेवल का एक करंट अफेयर देखेंगे, उसका नाम है फुकुशिमा पावर प्लांट। तो जो फुकुशिमा पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? जापान में है। इससे रिलेटेड करंट अफेयर है आज का। फुकुशिमा न्यूक्लियर नाभिकीय पावर प्लांट है। तो क्या है, क्या मामला क्या है? देखिए, तो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित मामला है। मामला क्या है, एक मैप के जरिए आप समझने का कोशिश करेंगे। ये है आपका जापान। जापान के ईस्टर्न साइड में फुकुशिमा है। जापान के ईस्टर्न सीमा है फुकुशिमा। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अर्थात नाभिकीय ईंधन का इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करने वाला एक पावर प्लांट है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसका नाम है फुकुशिमा पावर प्लांट। इस सेक्शन पे है। ये हो गया आपका चाइना सी और कोरिया, ये हो गए बगल में रूस और चीन। तो फुकुशिमा पावर प्लांट 2011 में सुनामी से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। इसके बाद इसे बंद करना पड़ा था। क्या बोलेंगे, 2011 में जापान में सुनामी आया था। ये सुनामी जो था जापान के तट से 80 किलोमीटर आगे प्रशांत महासागर में आया था। अर्थात भूकंप के कारण सुनामी उत्पन्न हुई थी। जो भूकंप था 9 रिएक्टर पे भूकंप था। 9 रिएक्टर भूकंप के कारण प्रशांत महासागर का जो समुद्र था उसका जल एक सुनामी का रूप धारण कर लिया और 18,500 लोग मारे गए थे इस सुनामी के कारण। 18,500 लोग। इसके साथ साथ में जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो न्यूक्लियर प्लांट जो फुकुशिमा था क्षतिग्रस्त हुआ। इसका कूलिंग सिस्टम जो था काम करना बंद कर दिया। कूलिंग सिस्टम अर्थात प्लांट को ठंडा करने के लिए जो पानी था, पानी ठंडा करता है हीटिंग के प्रोसेस को, पूरा वो कूलिंग सिस्टम कहलाता है। ये क्षतिग्रस्त हो गया था, इसके कारण इसे बंद करना पड़ा। इसी 2011 में इस फुकुशिमा पावर प्लांट के कारण जो पूरा जापान है इसमें 54 से अधिक न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना पड़ा था। तो 54 न्यूक्लियर प्लांट बंद हो गए। जापान इसके जरिए मास लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन करता है, क्योंकि जापान में तेल, कोयला, पेट्रोलियम गैस इसकी कमी है। फलस्वरूप अपनी एनर्जी का पूरा कहाँ से करता है वो? न्यूक्लियर पावर प्लांट से, साथ में सौर एनर्जी और जल, लेकिन मोस्टली न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी पैदा करता था। अब रिजल्ट ये है कि रूस, ऊपर में जो रूस है, चीन और कोरिया, दोनों कोरिया है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इन्होंने जापान पे आरोप लगाया है कि जापान, क्या आरोप है जापान पे? कि नाभिकीय रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से युक्त पानी, अर्थात रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ चीन, रूस, कोरिया ने क्या आरोप लगाया है? ये आरोप है कि रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से युक्त पानी को समुद्र में वह फेंक रहा है, अर्थात बहा रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ये है फुकुशिमा पावर प्लांट और यहाँ पे क्या है, ये अपना रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से युक्त पानी को बहा रहा है। रिजल्ट ये रह रहा है कि पूरा दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ये जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ से युक्त हो गए हैं। ये कहना है चीन का, रूस का और कोरिया का। साथ साथ में जो रूस है, चीन और कोरिया, ये दोनों कोरिया इसमें, इन्होंने समुद्री उत्पाद पर रोक लगा दिया है। जो समुद्री उत्पाद मंगाते थे जापान से, जापान जो है समुद्री प्रोडक्शन करने में अव्वल नंबर पे आता है, चीन के बाद इसी का नाम है। तो समुद्री उत्पाद पे क्या है, प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे मछली नहीं मंगा रहे हैं ये देश,
और भी जो भी सवाल है मेरीन प्रोडक्ट है उस पर प्रतिबंध लगाए। तो जापान को भारी लॉस हुआ है 2011 के बाद से जो सिचुएशन है वो आई है। क्या बोल रहे हैं आपको कि 2011 में एक सुनामी आया, सुनामी से प्रभावित हुआ इसका फुकुशिमा पावर प्लांट के कारण कुछ रेडियो एक्टिविटी पदार्थ जो है वो बाहर आए, विकर्ण बाहर आए। रिजल्ट ये है कि कूलिंग सिस्टम डाउन हुआ। उसका कूलिंग सिस्टम डाउन होने के कारण क्या थे, उसको अपना पावर प्लांट बंद करना पड़ा। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से युक्त पानी को धीरे धीरे क्या कर रहा है, समुद्र में फेंक रहा है। कहीं ना कहीं तो उसे फेंकना पड़ेगा। रिजल्ट ये रह रहा है कि समुद्र फेंकने के कारण क्या हो रहा है, रूस, चीन और कोरिया एक टेंशन में है, लगातार प्रेशर बना रहे हैं जापान पे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पे, कि ऐसा कैसे है रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से युक्त पानी को फेंक रहा है। एक बार हम देखते हैं क्या होता है इससे। और जवाब में ये भी है कि समुद्री प्रोडक्ट पे प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन जापान का क्या कहना है, एक बार जापान का भी देखते हैं। देखिए जापान का क्या कहना है। जापान का कहना है कि जो पानी है रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से पानी युक्त जो भी है, तो पानी को इसने फिल्टर किया है, अर्थात रेडियो एक्टिविटी से मुक्त कर दिया है पानी को। फिर इसने पानी का सेफ निकासी के लिए, जो पानी है सेफ निकासी के लिए अंडरग्राउंड, भूमिगत अंडरग्राउंड कैनाल बनाया है, नहर। तो नहर बनाया है जो एक लेवल की मात्रा है रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का, एक लेवल बोलेंगे, जो लेवल है मात्रा है, मात्रा ही तक है, उसके बाद ये समुद्र में उसे फेंक रहा है, फ्लो कर रहा है। अर्थात पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करने के बाद, जापान का कहना है जो पानी है पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करने के बाद ही क्या करता है, वो समुद्र में फेंक रहा है। और जो प्रस्ताव था इसका या प्लान, पानी कितना, पानी मिलियन टन समुद्र में फेंकेगा रेडियो एक्टिविटी पदार्थ को अलग करने के बाद, इस प्लान की मंजूरी दे दी है, बोलेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो वॉच डॉग है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी एक्टिविटीज है, टेक्नोलॉजी है, इस सारे को देखता है। एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ऑस्ट्रिया वियना में हेडक्वार्टर इसका, यूरोप में। तो इसने भी प्लान को मंजूरी दे दिया जापान का। लेकिन रूस, चीन और दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया इसे संतुष्ट नहीं है प्लान को लेके। ये दूसरा ये है सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। अभी 4 लोगों को कैंसर हुए हैं, वहां पे पता चला है। जो 4 लोग थे न्यूक्लियर पावर प्लांट की सफाई कर रहे थे, तो 4 लोग को कैंसर हुआ, अभी डिटेक्शन हुआ। इसका मतलब है आसपास के इलाके में विकर्ण जो है पूरी तरीके से फैली हुई है, चाहे पानी हो, भूमि हो, सारी जगह पे विकर्ण का एक प्रभाव है। समय समय पे लोगों में डिटेक्शन हो रहा है कि कैंसर है। पुनः 3rd नंबर पे सूचना आ रही है, जो पावर प्लांट है, इसके धातुओं की चोरी हो रही है। अब धातु की चोरी हो रही है, जो धातु है वो भी विकर्ण से युक्त हो जाते हैं। पूरा का पूरा पावर प्लांट का हर पार्ट, वो चाहे ईंटा हो, धातु हो, या ग्रेफाइट की छड़ हो, कैडमियम छड़ हो, सारे जो भी मटेरियल धातु कण इस्तेमाल होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से युक्त हो जाते हैं। तो जब प्लांट में धातुओं की चोरी हो रही है, जो चोर हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या बेच रहे हैं। तो चोर क्या है, उस धातु को बेच रहे हैं। अगर वो धातु बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में काम आ रहे हैं, तो पुनः वो पूरा इलाका विकर्ण से प्रभावित होगा। तो पूरा इलाका विकर्ण से प्रभावित होगा। भारत में ऐसी घटना घटी थी मायापुरी में। दिल्ली का जो मायापुरी है, यहाँ पे कचरे थे वो रेडियो एक्टिव पदार्थ से युक्त थे, रेडियोधर्मी। तो रेडियोधर्मी कचरा था, जो कबाड़ वाले थे वो बेच रहे थे, विकर्ण की चपेट में आ गए, उनको पता नहीं था। बाद में पता चला तो सरकार शकीर हुई थी। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी धातु की चोरी हो रही है, क्योंकि वो प्लांट बंद है, फुल सिक्योरिटी में होने के। समझते हैं कि विकर्ण क्या होता है, रेडिएशन। देखिए जो रेडिएशन होते हैं वो नाभिकीय पदार्थों से निकलते हैं। नाभिकीय पदार्थ क्या होते हैं, एक साइड नाभिकीय पदार्थ करिए,
नाभिकीय पदार्थ बहुत खतरनाक पदार्थ हैं ये। नाभिकीय पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ऐसे लिखे गए यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, जर्कोनियम, जर्कोनियम, बेरिलियम, ये सब नाभिकीय पदार्थ है, अर्थात भारी नाभिक है। इनके टूटने के बाद एनर्जी पैदा होता है, साथ साथ में क्या है, विकिरण, रेडिएशन ही फैलते हैं। तो विकिरण में क्या बोलेंगे आप, रेडिएशन में अल्फा, बीटा और गामा किरण है ये। इनकी वेदन क्षमता बहुत अधिक रहती है, प्रकाश के चाल से ये मूव करते हैं, कैंसर का कारण भी बनते हैं। लेकिन दूसरे साइड इसका अच्छे से इस्तेमाल भी किया जाता है मेडिकल सेक्टर में, फूड सेक्टर में, इंडस्ट्री में। तो ये सब इसके उपयोग के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी नुकसान हो रहे हैं फुकुशिमा पावर प्लांट से, क्योंकि अनकंट्रोल है। विकिरण अगर कंट्रोल में है तो ठीक है, नियंत्रित, अनियंत्रित हो जाए तो चैन श्रृंखला शुरुआत हो जाती है। तो चैन श्रृंखला फिर से, ये विकिरण में मान लेते हैं चैन श्रृंखला क्या, 1 से 2 परमाणु, 2 से 4 परमाणु, 4 से 6 परमाणु, अर्थात ये परमाणुओं के नाभिक को तोड़ते चलते हैं, चैन श्रृंखला है, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। तो किरण है, इनको कंट्रोल किया जाता है। इसी कंट्रोल को करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, जहाँ पे कंट्रोल करके एनर्जी पैदा किया जाता है। फिलहाल विकिरण से क्या होते हैं देखिए, वायु, भूमि, जल, जल के जीव जंतु और मनुष्य, ये सभी रेडिएशन से प्रभावित होते हैं। अर्थात वायु प्रदूषित हो जाता है, भूमि प्रदूषित हो जाते हैं, जल, जीव जंतु, और कब तक प्रदूषित होते हैं, तो इसका एक बार हमको देखना होगा। यूरेनियम का जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235, इसको अपघटन होने में 4.5 × 10⁹ वर्ष लगते हैं। इसका अद्र आयु काल है। अर्थात यूरेनियम है, तो यूरेनियम को अपघटित होने में 1 ग्राम लीजिए चाहे 1 किलो, 4.5 × 10⁹ अरब वर्ष लग रहे हैं। तो विकिरण क्या है, विकिरण तो रेडिएशन अरबों साल तक रहेंगे अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं भी, तो विकिरण से निजात ही नहीं मिल सकता। तो भूमि हो, वायु हो, यहाँ पे विकिरण क्या रहेंगे, अरबों वर्ष तक रहेंगे। तो हर चीज विकिरण से प्रभावित होगा। आप रोकेंगे कैसे, वायु की चाल से चल रही है। प्लस क्या था, जो रोकने के लिए पहले पावर प्लांट बनाए गए थे, कंक्रीट की दीवार, अब डीकमीशन कर दिया गया, उसके ईंट हो, धातु हो, सब विकिरण से प्रभावित हैं। फिर उसकी चपेट में और कोई आएगा, विकिरण से प्रभावित होगा। फिर विकिरण कब तक, अरब वर्ष तक रहेंगे। कुछ कुछ दुर्घटना हुआ, जैसे हिरोशिमा नागासाकी, जापान में परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, आज तक और अनंत काल तक वहां पे हमेशा क्या रहेंगे, रेडिएशन फैले रहेंगे। रिजल्ट ये रहता है, आप पढ़ते होंगे कि कैंसर से भी बच्चे जन्म लेते हैं, डिफंक्स बच्चे जन्म लेते हैं, विकलांग बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो हमेशा रहेगा। तो यही हाल है, कहीं भी अगर नाभिकीय पावर प्लांट का डीकमीशन किया जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो विकिरण जो रहते हैं आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। विकिरण जो है अनंत काल तक तो रहेंगे, पूरा इलाका प्रदूषित होने के बाद बिलियन बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। तो फिलहाल तो आपको ये देखना है, और कुछ जो इतिहास में एक्सीडेंट हुए हैं नाभिकीय इतिहास में, किस तरीके भीषण दुर्घटना हुई है, उसको भी एक बार नोट कर सकते हैं आप। अमेरिका में 3 माइल आइलैंड दुर्घटना है, यूएस में, यूएस के पेंसिल्वेनिया स्टेट में दुर्घटना, जो साइड है नाम बता रहा हूं मैं, लिखेंगे 3 माइल, माइल मतलब जो किलोमीटर में रहता है, 3 माइल आइलैंड द्वीप है, यहाँ पे दुर्घटना घटी थी। सबसे पहला दुर्घटना 1979 में। चेरनोबिल, पूरा नाभिकीय इतिहास में सबसे भीषण दुर्घटना है चेरनोबिल। तो चेरनोबिल दुर्घटना ये घटी, इसके जस्ट 7 साल बाद 1986 में घटा। कहाँ पे घटा, चेरनोबिल नाभिकीय पावर प्लांट है, यूक्रेन में है, यूक्रेन में। अब इससे देखिए, इसको समझिएगा आप कि इंस्टेंटली जब घटना घटी थी तो 4 लोग मरे थे, ठीक है, 4 लोग मरे। इसके बाद कैंसर कितने लोग को हुआ, 4000 लोग को कैंसर हुआ, लेकिन अनुमान है हजारों लोगों को कैंसर हुआ था।
ये तो 4,000 डिटेक्शन हुआ, जिसको डिटेक्ट नहीं किया गया वो अलग से है। $7 बिलियन का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। अब सफाई करने के लिए एक एक पार्ट से रेडिएशन मुक्त करने के लिए धातु, सीमेंट हो, अन्न हो, भूमि हो, जल हो, जैसे फिल्टर कर रहे थे जल, तो देखिए बिलियन बिलियन डॉलर खर्च होते हैं। तो ये तो चेरनोबिल दुर्घटना जो 1986 में हुआ आज तक बंद है। यूक्रेन प्रभावित हुआ था। यूक्रेन के साथ साथ में रूस, बेलारूस, लाटविया, लुथानिया जैसे देश विकरण की चपेट में आए थे। विकरण फैला था और आज भी इस इलाके में फैले हुए हैं। पूना फुकुशिमा पावर प्लांट 2011 का दुर्घटना अगर, तो ये सब दुर्घटना होते रहते हैं। अब सवाल है विकर्ण को कैसे रोका जाए, तो विकर्ण को रोकने के उपाय क्या है, देखिए कैसे उपचार किए जाते हैं। उपचार सबसे पहले डीकमीशन हो गया, बंद हो गया फुकुशिमा पावर प्लांट, तो वहां पर रोबोटों का इस्तेमाल किया जाएगा। रोबोट, मशीन का, हाथ का नहीं। कोरोना वायरस कैसे हुआ था, टच करने से होता था, फिर श्वसन के जरिए होता था, वायु आसपास, जल सब में क्या होता था, कोरोना का एक प्रकोप फैल गया था कि टच करने से या संपर्क करने से किसी भी तरीके से हो जाता है, तो मास्क और अपने आप को बेल कवर करके हम संपर्क करते थे। ठीक इसी तरीके से वेल मैकेनाइज्ड प्लांट होते हैं, जहां रोबोट होते हैं, मशीन होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या क्या पोर्शन को एकत्र करने के लिए। देखिए नाभ की पावर प्लांट में जो एकत्रित किए जाते हैं, धातु, सीमेंट, धातु हो, सीमेंट हो। धातु में क्या, तो बोलेंगे ग्रेफाइट, कैडमियम, फिर है ब्रोन की छड़, कैडमियम, ब्रोन की छड़, ग्रेफाइट और सीमेंट, ये हो गए। पुनः अन्य भी धातुएं हैं। अब रिजल्ट क्या है इसमें कि इन सबको रोबोट के जरिए, मशीन के जरिए एकत्र किया जाएगा। इसके बाद इसे विशिष्ट प्लांट में भेजा जाता है। एक स्पेशल प्लांट इसी के लिए डेडिकेट होते हैं जो इसको राख बनाएगा, गलाएगा। राख बनाना, गलाना, इसमें कांच के समान अन्य सामान मिला दिया जाएगा। फिर लास्ट में से इस्पात, यहाँ पे इस्पात भी छूट गया, स्टील। स्टील तो इस्पात के सिलेंडर जो रहते हैं उसमें भरे जाते हैं। अब इस्पात के सिलेंडर में उस पूरा मटेरियल को, चाहे कुछ भी हो, पैक करने के बाद इसे समुद्र में या जमीन में गाड़ दिया जाता है। समुद्र में गाड़ा जाए या जमीन में गाड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ भी रेडिएशन समाप्त नहीं होते हैं, और रेडिएशन का तो लगातार प्रकोप है। जहां समुद्र में गाड़े गए, जमीन में गाड़े गए, तो पूरा इलाका क्या है आपका, रेडिएशन से प्रभावित होगा। और भूमि पे हमेशा दो शक्ति काम करती है, बाह्य शक्ति और अंतर्जा शक्ति। कभी ना कभी अंतर्जा शक्ति के कारण वो फिर से जहाँ गाड़ा गया है पृथ्वी पे, धरातल पे ऊपर आ जाएंगे, तो फिर से वो इलाका विकर्ण से प्रभावित होगा। अर्थात विकर्ण का एक सर्कल चल रहा है, समझिए, गोला गोला घूम रहा है। इतना वेल मैकेनाइज्ड तरीके से इसका उपचार किया जाता है। अब सोचिए बिलियन डॉलर खर्च होते हैं। अब जापान की मैं सिर्फ बात करूं तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो जापान का फुकुशिमा पावर प्लांट है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, पूरी तरीके से विकर्ण तो नहीं फैले, फिर भी 40 साल लगेंगे इसके प्लांट को साफ करने में। जो प्लांट है उसको साफ करने में 40 साल लगेंगे और बिलियन डॉलर का खर्चा होगा। अभी तो सोचिए सिर्फ कुछ हुआ है, पानी को फिल्टर किया गया है कि बस पानी को ही फिल्टर किया गया है। फिल्टर करने पे भी ऑब्जेक्शन उभर रहे हैं। अभी तो पूरा अगर प्लांट बंद है, डीकमीशन है, तो उसके एक एक पार्ट को डिकम्पोज किया जाएगा। इसके लिए उसे बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। और चपेट में कितने लोग आए हैं, लगातार डिटेक्ट हो रहे हैं, कैंसर है। इसी कारण से रूस, फिर आपका चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये भड़के हुए जापान पे फुकुशिमा को लेके कि बेल तरीके से ये पूरी वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, आसपास की कंट्री का लाइफ खतरे में डाल रहा है। अब चूंकि वो पानी है, पानी तो समुद्री धाराओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचेंगे। अगर जापान का ये वाला कोस्ट है तो धारा आती है, धारा से रूस पहुंच रहा है, पुनः इधर अमेरिका तट पे पहुंच रहे हैं। हमेशा से वैज्ञानिक समुदाय को चिंता रहता है विकर्ण को लेके। इसी कारण से बोला जाता है परमाणु हथियार वर्ल्ड का सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि विकर्ण निकल रहे हैं उससे, उस विकर्ण का कोई इलाज नहीं है। और चाल तो प्रकाश की गति से भी
प्रकाश की गति जितनी चाल है। यहाँ देखिए रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन इसमें युद्ध चल रहा है। जो ज़ैपोरिज़्हिया पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ैपोरिज़्हिया। तो ज़ैपोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट में मीडिया में सुर्खियों में आया था कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन एक्चुअली में नहीं हुआ। तो रूस यूक्रेन कितना भी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में पश्चिम वर्ल्ड, जो अमेरिका कनाडा है, ये सारे इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके हमेशा से डर लगा रहता है। तो बेल तरीके से जो यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको सुरक्षित किया गया है। किसी भी तरीके से न तो मिसाइल गिर रही है उस पर, न ही बम गिर रहे हैं, फुल तरीके से सिक्योरिटी में है, सुरक्षा में है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट दुर्घटनाग्रस्त हो जाए यूक्रेन का, तो फिर न तो रूस सेफ रहेगा, ना ही इसके साथ में आपके पश्चिम के कंट्री, तो सारा का सारा यूरोप ही खतरे में आ जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के पास भी ऑलमोस्ट 18 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्षतिग्रस्त होने से उसके रेडिएशन निकलेंगे, दूसरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्रभावित करेंगे, दूसरा तीसरे को प्रभावित करेगा, एक चैन श्रृंखला चलते हैं। और एक साथ अगर 18 न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हो जाए तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी। पुनः इसी तरीके से जापान में 54 पावर प्लांट को बंद किया गया था न्यूक्लियर पावर प्लांट से, एक फुकुशिमा पावर प्लांट के कारण। तो कितना भी भीषण युद्ध होता है कंट्रियों के बीच में, हमेशा से न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको लेकर मामला सेंसिटिव रहता है। इसी कारण से जो भी नए नए न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं लगते हैं, भारत में खुद ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव रहता है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक टेक्नोलॉजी, उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए, $बिलियन चाहिए होगा। ऐसे ही आप पावर प्लांट नहीं लगा सकते हैं। तो महाराष्ट्र का जैतपुर हो, केंगा हो, भारत के अंदर में कर्नाटक में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लेगा तो लेके हमेशा विरोध होते हैं, यही कारण है। तो वैज्ञानिक समुदाय के पास अभी तक इसका कोई ढंग से एक उपाय नहीं है कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, विकर्ण को समाप्त कैसे किया जाए, कितनी अच्छी तरीके से और जल्द तरीके से कम पैसे में इसको जो पूरा का पूरा प्लांट है डिकमीशन कर दिया जाए, डिकम्पोज किया जाए, लोगों को कोई नुकसान ना हो। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए टू डू वाइज के साथ।